तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सिबिट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, व्हाट आर दीज डेविएशंस, ये डेविएशंस क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे कॉज्ड, और ये क्यों होते हैं, एंड एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। एग्जांपल तो यहाँ पर हम बहुत सारे करने वाले हैं। ओके, तो ये 2 टाइप्स के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के जो अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है हमारे पास, वो आपका ब्लू पेन से यहाँ पर शो किया गया है। ये जो बिल्कुल सीधी लाइन वाला ग्राफ है वो क्या है, वो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ओके, इन दोनों ही डायग्राम्स में। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन यानी कि वो राउल्ट लॉ के जो ग्राफ है उसके ऊपर से जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब हम दो कंपोनेंट ए एंड बी को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू जो वेपर प्रेशर होगा ए और बी के बीच में। यानी कि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस कम होगा, यानी कि इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट वेपर में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वेपर बहुत ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी यानी कि वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ईजी है। ओके, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो यहाँ पर जो लाइन है ना, जो हमारे पास राउल्ट लॉ का जो ग्राफ है उससे नीचे की तरफ को ये लाइन जाती है वेपर प्रेशर की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ए और बी के बीच में जो कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूशन में हैं, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि वो एक दूसरे को वेपर में चेंज नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को टाइट से पकड़ा हुआ है। वेपर नहीं बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन होता है नॉर्मली, यहाँ पर रिपल्सन होता है। ए और बी के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। ओके, ये पॉजिटिव के, ये नेगेटिव के। देखो पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर अल्कोहल प्लस वाटर ही मतलब ज़्यादातर होगा। जैसे इथेनॉल एंड एसीटोन है, इथेनॉल एंड वाटर है, मेथेनॉल एंड वाटर, मेथेनॉल एंड CCl4, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक तो आपको अल्कोहल ही नज़र आ रही है ना हर जगह सारे एग्जाम्पल में। और एक थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस CH2। ये सारे हमारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये 2 मेन एग्जांपल हैं, ये आपको याद रखने हैं, जो कि आपका यही वाला एग्जांपल जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का वहाँ पर सॉल्यूशन बना हुआ था। ओके, देन एसिड्स प्लस वाटर, कोई भी आप एसिड ले लो और वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाओ, सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउट लॉ से। ओके, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिड वाटर और एसिड का सॉल्यूशन तो बहुत इजीली बन जाता है ना, तो इसलिए उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इन एसिटोनाइट्राइल CH3CN व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। यानी कि एस्प्रिन की 6.5 ग्राम जो है हमने डिजॉल्व कर रखी है 450 ग्राम ऑफ CH3CN में। ओके, तो ये मास परसेंटेज निकालनी है, जो कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो मास परसेंटेज का आपके पास फार्मूला होगा मास ऑफ एस्प्रिन, जिसका भी आपको मास परसेंटेज निकालना होता है उसका मास हम ऊपर लिखते हैं अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, इनटू कर देना 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो मास ऑफ एस्प्रिन हमारे पास 6.5 ग्राम है और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 6.5 प्लस 450 ग्राम, जो कि हो जाएगा 456.5 ग्राम। ओके, मास परसेंट क्या होगा, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास मास परसेंट निकल के आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है। एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज prepared from 226.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें कि एथिलीन ग्लाइकॉल का जो वेट है वो कितना है 222.6 ग्राम और वाटर है उसमें 200 ग्राम। तो एक सॉल्यूशन बन गया।
तो हमें क्या करना है, उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, यानी कि हमें जो है उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, और वाटर की डेंसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 1 ग्राम मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसके बाद हमें उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मोलैरिटी ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल के, इसका फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। ओके, एक्चुअल मास है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इतना, एंड मोलर मास यहाँ पर हमने निकाला हुआ है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, जिसका फॉर्मूला C2H6O2। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस फॉर्मूले को इजी कर दिया। देखो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन 4+2 यानी कि 6, और ऑक्सीजन 2। तो हमने इन सब के मोलर मास रखे और हमारे पास जो वैल्यू आ गई 62 ग्राम पर मोल। ओके, देन इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, देन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आ चुका है। देन मास ऑफ वाटर हमारे पास 200 ग्राम है, लेकिन हमें तो केजी में चाहिए, केजी में चाहिए यानी कि हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं, तो 0.2 kg। देन इसको हमें, इन दोनों वैल्यूज को हमें इस मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास मोलैलिटी आ गई सॉल्यूशन की। अब सेकंड टास्क है हमारा कि हमें मोलैरिटी भी सॉल्व करना है, मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल तो अभी हमने निकाला था, लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए ना सॉल्यूशन का लीटर में, लेकिन यहाँ पर तो हमें मास पता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 200 यानी कि वाटर का प्लस जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन थी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा मिलीलीटर में। अब ये मिलीलीटर में आया है वॉल्यूम, तो हमें तो चाहिए क्या, लीटर में, लीटर में चाहिए, तो यानी कि 1000 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 0.394 लीटर। ओके, देन मोलैरिटी, अब मोलैरिटी भी आ गई, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स तो ये हैं और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो इनको हमने फार्मूला में पुट किया, तो 9.11 मोल पर लीटर हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ गई है, जिसको कि हम मोलर या फिर कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो इससे पहले जो हमने मोलैरिटी निकाली थी उसको मोलर या फिर स्मोलल, ठीक है, या फिर स्मॉल m से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to power 5 mmHg। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ये, और कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथेन। ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है अंडर इतना mmHg, यानी कि ये जो है प्रेशर है। तो हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ हमारे पास क्या होता है, हेनरी लॉ होता है solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। जैसे आपके पास कोई solution है, इसमें जो भी गैस घुली हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना भी इसमें प्रेशर लग रहा है ना, इसमें जितना भी प्रेशर लग रहा है, अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम लगेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को यहाँ से, यहाँ पर सी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, जिससे कि हमारे पास उसके बदले में हमने के एच यहाँ पर कांस्टेंट लगाया। ओके, के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हमें सी निकालना है, तो सी इक्वल्स टू के एच अपॉन पी अपॉन के एच। ओके, सो हमारे पास पी प्रेशर हमारे पास इतना गिवन है, और हेनरी कांस्टेंट ये है, सी हमें निकालना है, तो वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो, देन आपके पास आंसर आ जाएगा।
ओके। बच्चों अगर ये आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रहा, तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहा है और ऐसे ही आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लेक्चर्स चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे से, और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन। ए पार्ट है, aquatic species are more comfortable in cold water than warm water. ओके, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हमारे पास पहले आंसर कर लेते हैं। सॉल्यूशन ए, एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज डिक्रीज। ओके, इसको हम देखो लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर, एज ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। मतलब कि हमारे पास जो वार्म वाटर है ना, उसके कंपैरिजन में जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल रहती है। जैसे जैसे हम उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती जाती है, उसमें कम होती जाती है। इसीलिए जो है जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में मिल पाती है। ओके, देन क्वेश्चन पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी। वैसे ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। जो गिव रीजन आपका इससे पहले भी था ना, तो उसका जो पार्ट ए बी सी पार्ट ये होगा उसका। ओके, देन यहाँ पर ये एक नया क्वेश्चन है। ओके, इफ N2 गैस, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of इतना 0.987 bar. Give the Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमारे पास पता है P(N2) यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एक तो प्रेशर गिवन है, सॉरी हेनरी लॉ कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है KH। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चन बी करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी देखते हैं। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमारे पास 1 लीटर वाटर है, उसमें कितने N2 गैस के मिलीमोल्स जो है डिजॉल्व है, ये आपको पता करना है। इसमें आपको वैल्यूज क्या क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ यानी कि N2 का पार्शियल प्रेशर, हाँ N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना 0.987 बार, एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है 76.48 किलो बार। लेकिन ये वैल्यू क्या है, आपको किलो बार में गिवन है, जिसको कि आपको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो हमारे पास KH हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, 76.48 किलो बार, और आपको पता है 1 किलो बार में 10⁻³ बार होते हैं। तो हमारे पास इसको हम क्या कर देंगे, 10⁻³ से इंटू कर देंगे, जो कि वैल्यू हमारी बार में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस हमें दे रखा है 0.987 बार। तो इस वैल्यू को हम हेनरी लॉ कांस्टेंट, हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या बोलता है हेनरी लॉ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यानी कि डायरेक्टली
सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने हटाया तो यहाँ पर के एच कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है, पी एन टी की वैल्यू पी एन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मिली मोल्स आएंगे। ओके, मतलब इसमें हमें बहुत काम करना है। तो XN2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी, सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहाँ पर ये आ गया 1.290 इंटू 10⁵ ओके। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, से यूनिट क्या है, कट चुकी है। देन अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के। देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन N2 और वाटर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 पता करना है ना, और मोल फ्रैक्शन तो हमने निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये भी हमें पहले निकालना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएगा। तो इसको हमने शॉर्ट टर्म में इस तरीके से लिख लिया। और NH2O, देखो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। एक्चुअल मास क्या हमें गिवन है, नहीं, हमारे पास तो वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है, और डेंसिटी आपको पता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी कि 1 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है वाटर की। तो इसको हमने क्या करना है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसका मास इक्वल्स टू D इंटू वी, हमने वैल्यूज पुट करी तो 1000 ग्राम जो है इसका मास आ गया। उसके बाद मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास तो निकालना मैंने बहुत बार बता दिया। ओके, तो फिर यहाँ पर इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे आएंगे, मास ऑफ, तो इस वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। देन हमारे पास फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ, इसमें हमारे पास क्या है ना, हमें इस वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है ना, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू बहुत कम है, -5 में वैल्यू है। इसका मतलब कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ब्रैकेट में लिख लेना है एज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो इग्नोर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज़ डिनोमिनेटर। ओके, जो ये वैल्यू है हम क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास जो नॉर्मली फॉर्मूला बन गया ये बन गया, मतलब इसको हटा दिया। ओके, देन यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, उसको यहाँ पर पुट किया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये रहा, और जिससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इतने मोल्स हमारे पास N2 के आ गए, लेकिन हमें तो वैल्यू मिली मोल में चाहिए। ओके, तो मिली मोल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल। ओके, तो इतने मोल इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1 इंटू, इसको हमें इससे इंटू कर देना है, तो जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो मिली मोल में आ जाएगा। ओके, इतने मिली मोल। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर से देखो, ये 10⁻³ है और ये 10⁻5 है, 3 प्लस -5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास -2 बचेगा, और -2 है, -2 को हमने क्या किया, अपॉन में ले गए, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब ये 100 हमने इस पॉइंट को 2 नंबर आगे खिसका लिया, क्योंकि अपॉन में 2 जीरो, तो पॉइंट 2 नंबर आगे लेफ्ट साइड को आपका खिसक जाएगा। ओके,